अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फी एजुकेशन पे। बच्चों, हमने यहाँ पर हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम क्लास 10th का जो बायोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने आपको पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, जिसमें हमने आपको दिखाया था, हमने आपको समझाया था कि अलग अलग तरह के जीवों के अंदर किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ा था, विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा था, हमने अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन और पोषण के बारे में पढ़ा था, और हमने पैरामीशियम के अंदर ही पोषण के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर बच्चों जो हमारा था उसके अंदर हमने आपको बताया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस प्रकार से हमारा भोजन ग्रहण करने के बाद से लेकर के उसका पाचन किस प्रकार से होता है वो हमने आपको समझाया था। बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन तंत्र। तो बच्चों, आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, तो आज हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। बच्चों, हमारे आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे पहले सांस लेना और श्वसन किसे कहते हैं, क्योंकि बच्चों कई लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि सांस लेना और श्वसन दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। सांस लेना और श्वसन दोनों एक अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती हैं। इनके बारे में आपको पहले समझाएंगे। फिर जब सांस लेना अलग हो जाता है तो श्वसन जो है, श्वसन के प्रकार के बारे में बताएंगे। पादपों में किस प्रकार श्वसन होता है और जलीय जीवों में किस प्रकार श्वसन होता है वो आपको बताएंगे। और फिर हमारा लास्ट एंड फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक है, वो चलेगा हमारा मानव श्वसन तंत्र। फिर मानव श्वसन तंत्र में श्वसन की क्रियाविधि और कूपिका में गैसों का एक्सचेंज भी आपको क्या करेंगे बच्चों, समझाएंगे। तो बच्चों, इसके अंदर आपको देखेंगे श्वास अर्थात सांस लेना किसे कहते हैं। तो बच्चों, श्वास या सांस लेने के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमें लगता है कि सांस लेना और श्वसन, जैसा कि हमने बताया था कि एक प्रोसेस नहीं होती है, दोनों अलग अलग प्रोसेस होती हैं। सांस लेना किसे कहते हैं बच्चों? सांस लेने का मतलब होता है बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को इनहेल करना, शरीर के अंदर लेकर के जाना और बॉडी के अंदर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। इस प्रोसेस को बच्चों हम सांस लेना कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहे हैं बच्चों, सांस लेना किसे कहते हैं? सांस लेना एक एक्सटर्नल प्रोसेस है जिसके अंदर हम बस ऑक्सीजन ले जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं? श्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस लेना श्वास कहलाता है, ना कि श्वसन। मतलब सांस लेना श्वसन नहीं कहलाता है। श्वास में बच्चों 2 क्रिया होती है। पहली होती है निश्वसन, दूसरी होती है उच्छ्वसन अर्थात इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन को लंग्स अर्थात फेफड़ों में इनहेल करना यानी सांस खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से एक्सहेल करना। इन दोनों को अपन नॉर्मली जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसमें बच्चों क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बच्चों हम पूरा इनहेल करने को बोलते हैं बच्चों सांस खींचना। और बच्चों ये जो प्रोसेस होती है हमारी एक्सहेल करना, इसको बोलते हैं बच्चों हम सांस छोड़ना। इसे बोलते हैं बच्चों सांस खींचना और इसे बोलते हैं हम सांस छोड़ना। आगे देखेंगे बच्चों, ये वही है बच्चों जो हमने अभी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम कि इसको क्या क्या कहते हैं। एक बार बस बच्चों इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं अपन। क्या क्या था हमने देखा था? इनहेलेशन, निश्वसन, इसे हम सांस खींचना कहते हैं। इसमें हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लंग्स तक लेकर के जाते हैं। उच्छ्वसन, इसका अर्थ होता है सांस छोड़ना। इसमें हम अपने फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहरी वातावरण में छोड़ते हैं। ये बच्चों आपको याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर जो सांस लेने की दर होती है वो कितनी होती है। दर का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी एक निश्चित टाइम पीरियड में, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी भी कार्य के होने की जो स्पीड होती है कि किसी एक निश्चित समय अंतराल में वो कार्य कितनी बार हो रहा है, इसे हम बच्चों उसकी क्या कहते हैं? दर कहते हैं। तो बच्चों देखेंगे हम एक बार इनहेलेशन और एक बार एक्सहेलेशन को सम्मिलित रूप से एक सांस कहते हैं। और मानव में, एक अडल्ट ह्यूमन में नॉर्मल सांस लेने की जो दर होती है बच्चों वो होती है 12 से 20 सांस पर मिनट। अर्थात एक नॉर्मल ह्यूमन जो होता है, एक अडल्ट ह्यूमन जो होता है, हेल्दी ह्यूमन होता है, वो 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है और सांस
छोड़ता है। एक पूरी सांस की बात हो रही है, तो 12 से 20 बारी बच्चों इनहेलेशन करेगा, 12 से 20 बारी एक्सहेलेशन करेगा, क्योंकि एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को ही तो अपन साथ में क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक सांस बोल रहे हैं। तो अगर आ रहा है 12 से 20 बार सांस ले रहा है, तो मतलब इनहेल कितनी बार कर रहा है, 12 से 20 बार, एक्सहेल भी कितनी बार कर रहा है, 12 से 20 बार। अभी अभी हमने देखा सांस लेना किसे कहते हैं, तो बच्चों हमने देखा था कि सांस लेना और श्वसन दोनों अलग अलग होते हैं। सांस लेने की हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं कि सांस लेने के अंदर दो प्रोसेस होती हैं, इनहेल करना और एक्सहेल करना, सांस को खींचना और सांस को छोड़ना। अब श्वसन किसे कहते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे और फिर इसको आगे करेंगे। तो बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन, सांस लेने में हम कौन सी गैस लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ये ऑक्सीजन बच्चों कहाँ तक पहुंच जाती है, हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। वहां से ये ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंगों की प्रत्येक कोशिका तक चले जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचती है, और लंग्स के बाद में बच्चों ये ऑक्सीजन हमारे क्या, ब्लड के द्वारा ये जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। इसके बाद में बच्चों क्या देखो, आगे हमें सबसे पहले इतना देखेंगे, ये जो हमने पढ़ा, ये हमारे शरीर की कोई भी एक रैंडम कोशिका है। इस कोशिका के अंदर बच्चों अभी क्या आई है, इस कोशिका के अंदर हमारी आ गई है, लेट्स से ये आ गई है हमारी इस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन। कहाँ से आई थी बच्चों ये ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के अंदर, ये ऑक्सीजन आई थी बच्चों हमारी कोशिकाओं के अंदर, अभी अभी हमने देखा है फेफड़ों से। फेफड़ों से आई थी, और फेफड़ों में बच्चों कहाँ से आई थी ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को लेकर के आते हैं बच्चों रक्त वाहिनियां, ब्लड है ना, रक्त द्वारा, ब्लड द्वारा। अब ब्लड बच्चों रक्त वाहिनियों के अंदर ही बहता है। तो हमारी ये है, हमारी क्या बच्चों, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक कोशिका है, ये हमारे शरीर की एक कोशिका है बच्चों। इस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आ रही है फेफड़ों से, और इस ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर के कौन आ रहा है बच्चों, रक्त लेकर के आ रहा है। हमारी कोशिकाओं के अंदर बच्चों कल जो हमने पढ़ा था, तो कल हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम भोजन करते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है बच्चों, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज बच्चों फिर कहाँ होता है, ये ग्लूकोज जब हमारे पोषक पदार्थ होते हैं, पचित भोजन जो होता है हमारा, वो छोटी आंत में जो विलाई उसको अवशोषित कर लेता है, तो विलाई से रक्त वाहिनियाँ रहती हैं, और रक्त वाहिनियाँ इन पोषक पदार्थों को लेकर करके, ग्लूकोज वगैरह को लेकर के बच्चों कहाँ जाती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक। तो कल हमने देखा था बच्चों के रक्त, जब हमारा भोजन हमने किया था, तो भोजन करने के बाद में प्रत्येक भोजन के बाद में जो हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं तक बच्चों क्या पहुंचा दी गई थी, ग्लूकोज। तो इस कोशिका के अंदर बच्चों क्या चीज़ और पहले से ही प्रेजेंट है बच्चों, इस कोशिका के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट है बच्चों, ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है पहले से, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बच्चों कहाँ से आई है, ये ग्लूकोज आई है बच्चों हमारी भोजन से। और भोजन से वही किसके माध्यम से आई है बच्चों, सेम रक्त द्वारा। ये भी कैसा आई है बच्चों, ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंची है। अब बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारी कोशिका के अंदर ग्लूकोज बनी थी भोजन से, जो रक्त द्वारा हमारी कोशिकाओं तक आ गई थी। फिर बच्चों हमने जो बाहर से ऑक्सीजन गैस ली थी, फेफड़ों में हमारे पहुंची थी, और वो भी बच्चों रक्त के द्वारा हमारी कोशिका तक आ गई थी। अभी फिलहाल हमारी बच्चों कोशिका के अंदर दो चीज़ें हैं, पहला है बच्चों हमारी ऑक्सीजन, और दूसरा है बच्चों हमारी ग्लूकोज। कितनी चीज़ें हैं बच्चों, दो चीज़ें हमारी कोशिकाओं के अंदर, पहली है ऑक्सीजन, दूसरी है ग्लूकोज। ऑक्सीजन कहाँ से आई, फेफड़ों से, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। ग्लूकोज कहाँ से आई, भोजन से, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। कोशिकाओं में बच्चों देखेंगे, कोशिकाओं में ग्लूकोज उपस्थित होती है, जो कि भोजन के अवशोषण से उत्पन्न हुई थी, देखा था हमने। ऑक्सीजन गैस की मदद से ग्लूकोज का बच्चों क्या होता है, विखंडन होता है। अब ये ऑक्सीजन गैस क्या करेगी बच्चों, इस ग्लूकोज को तोड़ देगी। ये ऑक्सीजन क्या करेगी बच्चों, ग्लूकोज का क्या कर देगी, विखंडन कर देगी बच्चों। क्या कर देगी, इसका विखंडन, तोड़ देगी। और तोड़ने के बाद में क्या होता है बच्चों, एटीपी के रूप में बच्चों क्या उत्पन्न होती है, हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ में बच्चों क्या होता है, एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी क्या होती है बच्चों, उत्पन्न होती है। अब जब कोशिकाओं के अंदर बच्चों ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ दिया, ग्लूकोज के टूटने से दो चीजें बन गई। ये हमारी ग्लूकोज थी, इसके टूटने से दो चीजें बनी हमारी। कितनी चीजें, दो। कौन कौन सी दो चीजें, एक तो बच्चों हमारी बनी एटीपी,
और एक बच्चों हमारी क्या बनी CO2। ATP तो बच्चों ऊर्जा है, इसकी तो हमें आवश्यकता है, इसको तो हमें बनाने की जरूरत थी। ये CO2 बच्चों अपशिष्ट रहती है। इस CO2 को बच्चों कहाँ पर, जैसे कि बच्चों सारी कोशिकाओं तक रक्त ही चीज़ों को लेकर के आ रहा था, तो कोशिकाओं से चीज़ों को लेकर के जाएगा भी कौन, रक्त। जब रक्त ऑक्सीजन को लेकर के आया था तो यही रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा बच्चों, लेकर के जाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है इसे वापस से ब्लड में मिला दिया जाता है। ब्लड क्या करेगा बच्चों, ब्लड इस CO2 को वापस फेफड़ों तक लेकर के जाता है, जहां से इसे क्या कर दिया जाएगा बच्चों, जहां से इसे सांस छोड़ते समय वातावरण में छोड़ दिया जाता है। अब ये प्रक्रिया संपन्न कहां पर हो रही है बच्चों, कोशिका के अंदर ही तो हो रही है। इस वजह से इस श्वसन को बच्चों हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। नोट डाउन कीजिएगा इसको। ये देखेंगे बच्चों, सेम उसी का एक चार्ट दिया गया है बच्चों एक्स्ट्रा में आपको, दोबारा से उसके रिवीजन के लिए। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, श्वास लेंगे। श्वास लेने से हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस कहाँ तक पहुँचेगी बच्चों, फेफड़ों तक। फेफड़ों से ये कहाँ जाएगी, ब्लड में। ब्लड के बाद में ये कहाँ जाएगी बच्चों, हमारी ये पूरी की पूरी बच्चों क्या है, एक ये है हमारी कोशिका। क्या है बच्चों, ये कोशिका। ये कोशिका में चले जाएगी। कोशिका में बच्चों ये ऑक्सीजन क्या करेगी, कोशिका में ये ग्लूकोज पहले से है। ये ग्लूकोज कहाँ से आई थी, ये ग्लूकोज आई थी बच्चों भोजन से। कहाँ से आई थी बच्चों, ये ग्लूकोज भोजन से। ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन जो हमारी पहुंची है ये तोड़ देगी। किन चीज़ों में तोड़ेगी बच्चों, ये ग्लूकोज इसको तोड़ेगी ATP में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये ग्लूकोज जो है इसका विखंडन कर दिया जाएगा, किन चीज़ों में, ATP बना दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया जाएगा। ATP तो ऊर्जा है हमारी, इसको तो हमारी बॉडी में काम में ले लिया जाएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों हम क्या करेंगे, ब्लड में वापस से मिला देंगे। ब्लड से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में पहुंच जाएगी और फेफड़ों से बच्चों हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, श्वास छोड़ने में क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। जो हमने पीछे पढ़ा उसी का बच्चों क्या है, एक डायग्राम। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बच्चों क्या क्या अंतर होते हैं अभी अभी हमने देख लिया, बस हमको एक बार रिवीजन मारना है अपना इसका और हमारा काम हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ब्रीदिंग कहाँ पर होती है बच्चों, ब्रीदिंग फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा छोड़ने और अंदर लेने की प्रक्रिया, मतलब फेफड़ों के अंदर हवा लेने और उसको फिर बाद में छोड़ने की प्रक्रिया से बच्चों अपन क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। जबकि रेस्पिरेशन क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। श्वसन क्या होता है हमारा, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना, और सांस लेना क्या होता है, बाहर से फेफड़ों में ऑक्सीजन लेना और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये कहां पर होती है बच्चों, ये फेफड़ों में होती है। जबकि ये कहां पर होती है बच्चों, हमने देखा था ये कोशिकाओं में होती है। ये बच्चों शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसके अंदर बच्चों ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है क्या, नहीं होता, जबकि इसके अंदर बच्चों ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये हो गया हमारा इसका कंपैरिजन। अब बच्चों श्वसन के बच्चों हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। जो श्वसन होता है बच्चों हमारा वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों वायवीय श्वसन, एक होता है बच्चों अवायवीय श्वसन। वायवीय और अवायवीय श्वसन बच्चों ऐसा होता है, वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उस श्वसन से बच्चों क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की या तो अनुपस्थिति में होता हो या ऑक्सीजन की कमी में होता हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अवायवीय श्वसन कहते हैं। मानव के अंदर बच्चों जो होता है अवायवीय श्वसन हमने देखा दो तरह का होता है, एक जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है यानी एब्सेंस में होता है, एक जो ऑक्सीजन की कमी में होता है। मानव के अंदर बच्चों कौन कौन से पाया जाता है, मानव के अंदर सर्वाधिक रूप से तो बच्चों वायवीय श्वसन ही पाया जाता है, मगर कुछ हमारी कोशिकाओं के अंदर बच्चों ये कमी वाला भी पाया जाता है। इनको देखेंगे बच्चों तो इसके अंदर क्या होता है, वायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन, मतलब ग्लूकोज को प्रॉपरली तोड़ दिया जाता है। प्रॉपरली तोड़ेंगे तो क्या क्या निकलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसमें पानी निकलता है और ऊर्जा निकलती है। हमने देखा था अभी ATP और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था और साथ में बच्चों जल भी थोड़ा सा मात्रा में निकलता है। ये कहाँ पर होता है बच्चों, ये होता है हमारा कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के कौन कौन से भागों के अंदर हमारा वायवीय श्वसन होता है, कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में। इधर देखेंगे बच्चों ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है या फिर ऑक्सीजन की कमी में भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ऑक्सीजन की कमी में भी होता है, सिर्फ अनुपस्थिति में ही नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन की कमी में भी ये होता है। इसके अंदर बच्चों ग्लूकोज का, इसके अंदर पूरी तरह से ग्लूकोज टूट रही थी, अब इसके अंदर बच्चों कमी है, अनुपस्थिति, तो ग्लूकोज पूरी तरह से टूटेगी नहीं, अपूर्ण अपचयन इसमें ग्लूकोज का होता है।
क्या क्या बनता है बच्चों इसमें? एथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा भी बनती है। मगर बच्चों इसके अंदर जो ऊर्जा बनती है वो अधिक ऊर्जा बनती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा बनती है जबकि इसके अंदर कम ऊर्जा बनती है। वायवीय श्वसन में 36 से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर मात्र 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। ये हमारा कोशिका द्रव्य में होता है और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही होता है। इसका एग्जाम्पल बच्चों मानव और इसका उदाहरण है बच्चों यीस्ट। इसको आगे और समझते हैं एक बार। इसको देखेंगे बच्चों तो जब हमारा ग्लूकोज होता है, जो कि हमारा ये रहा, ये ग्लूकोज जो है हमारा ये 6 कार्बन का अणु है। कितने कार्बन का अणु है भाई? 6 कार्बन का अणु होता है। ग्लूकोज का यही फॉर्मूला होता है C6H12O6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं बच्चों? 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो बच्चों ग्लूकोज जो होता है जब ये कोशिका द्रव्य में बच्चों जब इसको तोड़ा जाता है सबसे पहले तो ये किस में बदल जाता है? पायरुवेट में बदल जाता है बच्चों। किस अणु में बदल जाता है बच्चों? ये पायरुवेट में बदल जाता है। पायरुवेट में बदलने के बाद में बच्चों क्या होता है? पायरुवेट जो होता है इसके अंदर 3 कार्बन के अणु हो जाते हैं। इसके अंदर तो बच्चों 6 कार्बन के अणु होते हैं। पायरुवेट के अंदर बच्चों कितने कार्बन होते हैं? पायरुवेट के अंदर हमारे 3 कार्बन होते हैं। अब बच्चों देखेंगे हमारी 3 चीजें आ गई। पहली कंडीशन देखेंगे, दूसरी कंडीशन देखेंगे, तीसरी कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, दूसरी कंडीशन जब ऑक्सीजन का अभाव है और तीसरी कंडीशन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति है। सबसे पहले बच्चों पहली कंडीशन को देखते हैं। हम नीचे से शुरू करते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है। तो बच्चों ये कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज होती है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ग्लूकोज जिसके अंदर कितने कार्बन के अणु हैं? 6 कार्बन के अणु हैं। जब ग्लूकोज को 6 कार्बन के अणु को कोशिका द्रव्य में ये टूटती है तो ये पायरुवेट में बदल जाती है। ग्लूकोज टूट करके पायरुवेट में बदल जाती है। ग्लूकोज किस में टूट जाती है? पायरुवेट में बदल जाती है। और 6 कार्बन अणु से किस में टूट जाती है? 3 कार्बन के अणुओं में टूट जाती है। कितने? 3 कार्बन के 2 अणुओं में टूटेगी। कहाँ पर टूटती है बच्चों? ये प्रोसेस होती कहाँ पर है? हमारी कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पर होती है बच्चों? कोशिका द्रव्य में होती है। इसके बाद में बच्चों अगर ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो क्या होता है बच्चों? आगे की प्रोसेस पायरुवेट जो होता है ये कहाँ पर चला जाता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ये पायरुवेट बच्चों कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों पायरुवेट किस में टूट जाता है? पायरुवेट टूटता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और एटीपी में। ये इस प्रकार से हो जाता है। अब बच्चों अगला देखेंगे, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जब ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं होती है बिल्कुल भी, तो क्या होता है बच्चों? ये पायरुवेट कहीं पर जाता नहीं है। ये पायरुवेट कोशिका द्रव्य में ही रह जाता है। सिर्फ एक यही है बच्चों जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ये कहीं पर भी नहीं, कोशिका द्रव्य में ही बच्चों क्या हो जाता है? पायरुवेट क्या हो जाता है बच्चों? किस में टूटता है? इथेनॉल में टूटता है। किस में टूट जाता है बच्चों? इथेनॉल में टूट जाता है, जिसके अंदर बच्चों 2 कार्बन के अणु होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और बच्चों ऊर्जा बनाता है। इथेनॉल क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है। इथेनॉल क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का अल्कोहल होता है। इस प्रकार से बच्चों श्वसन किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर इस प्रकार से श्वसन होता है। ये बच्चों एक और इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का अभाव। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभाव अलग होता है, अनुपस्थिति अलग होती है। अभाव का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कम है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है। कहां पर होता है बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मानव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट के अंदर होता है। जबकि ऑक्सीजन के अभाव में बच्चों ये कहां पर होता है? ऑक्सीजन के अभाव में होता है बच्चों हमारे, ये होता कोशिका द्रव्य में ही है, मगर कहां पर बच्चों? हमारी पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। कहां पर होता है बच्चों? हमारी पेशीय कोशिकाओं में होता है। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है, जब आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे बोलते हैं क्रैम्प्स। क्या वर्ड बोलते हैं बच्चों? एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं क्रैम्प्स। कई लोग इसको बोलते हैं बाएं आना बोलते हैं, जिसके अंदर कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक से बच्चों हमारे पैर वगैरह हाथ होते हैं बच्चों, अचानक से मुड़ जाते हैं, उनके अंदर तेज से पेन उत्पन्न होता है, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। तो वो दर्द क्यों होता है बच्चों? पेशीय कोशिका यानी मसल्स की जो सेल होती है बच्चों हमारी, बाएं हमारे कहां पर आते हैं बच्चों? मसल्स की सेल के अंदर आते हैं। तो मसल्स की सेल के अंदर बच्चों कभी कभी क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाती है। मसल्स की सेल के अंदर बच्चों कभी कभी क्या हो जाता है? ध्यान से सुनिएगा कि बाएं क्यों आते हैं?
कभी कभी हमारी मसल्स की सेल में ऑक्सीजन कम हो जाती है, खत्म नहीं होती है, कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ये पाइरुवेट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, ये कोशिका द्रव्य में ही ये पाइरुवेट क्या करता है, लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। और कितने कार्बन का होता है बच्चों लैक्टिक अम्ल, 3 कार्बन का होता है। तो 3 कार्बन का लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है और साथ में बच्चों क्या बनाता है, ऊर्जा भी बनाता है। अगर बच्चों बहुत ज़्यादा लैक्टिक अम्ल थोड़ी थोड़ी देर में, जब अगर यही वाला हमारा अवायवीय श्वसन हो रहा है तो लैक्टिक अम्ल बच्चों ये इकट्ठा हो जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है बच्चों, इकट्ठा हो जाता है। इसको आप इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अगर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, यदि लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर, जिस स्थान पर ये इकट्ठा हो रहा है, तो वहां पर पेन अर्थात दर्द होता है। जिसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, जिसे क्रैम्प्स कहते हैं, या फिर बच्चों क्या बोलते हैं, इसे बाएं आना, बाएंटे आना कहते हैं। दोबारा बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो ग्लूकोज होती है हमारी, ग्लूकोज अगर कोशिका द्रव्य में बच्चों सबसे पहले, ये तीनों श्वसन से पहले इसी प्रकार का होगा, ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट के अंदर टूट जाती है। ये तीनों प्रोसेस के अंदर कॉमन रहेगा। अब अगर बच्चों ऑक्सीजन हमारी भरपूर मात्रा में उपस्थित है तो बच्चों पाइरुवेट कहाँ पर चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में टूट जाता है। अगर ऑक्सीजन इसके बाद में बिल्कुल है ही नहीं तो ग्लूकोज जो कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में टूटा था, ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा बच्चों, इथेनॉल में बदल जाएगा। इथेनॉल में टूट जाएगा, कोशिका द्रव्य के अंदर ही इथेनॉल में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अगर बच्चों ऑक्सीजन है मगर उतनी मात्रा में नहीं है तो बच्चों क्या हो जाता है, ये पाइरुवेट कोशिका द्रव्य में ही रह जाता है और लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। ये कहाँ पर होता है बच्चों, ये हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर होता है। इसे ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, जब ये लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है वहां पर बहुत देर से बन करके, तो बच्चों हमारे क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, वहां पर क्रैम्प्स आते हैं। नोट डाउन कीजिएगा बच्चों इसे। आगे देखेंगे बच्चों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान। अब हमने ये तो देख लिया कि मानव के अंदर गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा था, मगर अब हम देखेंगे कि पौधों के अंदर श्वसन किस प्रकार से होता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, पौधों के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसके बारे में कल हमने आपको पढ़ाया था, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस ही श्वसन होती, क्या होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस ही श्वसन होती है, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस श्वसन नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस पादपों की भोजन बनाने की, पोषण की प्रणाली होती है। पादपों की पोषण की विधि होती है बच्चों, ये तो यानी भोजन बनाने की विधि है, इसका श्वसन से कोई लेना देना नहीं होता है। पादपों की पोषण की विधि क्या कहलाती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने देखा था बच्चों क्या हो रहा था, पेड़ पौधे क्या कर रहे थे बच्चों, हमारे वातावरण से बच्चों CO2 को ले रहे थे, है ना, H2O को ले रहे थे, सनलाइट को ले रहे थे, क्लोरोफिल को ले रहे थे, और बच्चों क्या बना रहे थे, हमारे स्टार्च बना रहे थे अपने लिए। क्या बना रहे थे बच्चों, स्टार्च। साथ में क्या रिलीज कर रहे थे बच्चों, साथ में रिलीज कर रहे थे वो ऑक्सीजन। तो बच्चे कंफ्यूज किस चीज में हो जाते हैं कि यहां पर बच्चों ऐसा लगता है कि पौधों ने ली कौन सी गैस, ली उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ी कौन सी गैस उन्होंने, ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों
हम बचपन से पढ़ते सुनते भी यही आ रहे हैं कि मानव श्वास लेने में, जब मानव सांस लेते हैं तो मानव ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। पेड़ पौधे पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। श्वसन के अंदर पेड़ पौधे भी क्या लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं बच्चों? श्वसन में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और छोड़ते कौन सी गैस है बच्चों? पेड़ पौधे भी मानव की तरह कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। मानव जैसे श्वास लेने में जब सांस लेता है तो मानव ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऐसे पेड़ पौधे ही बच्चों ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जब वो अपना भोजन बनाते हैं, तब वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण हमने देखा था कब होता है बच्चों, दिन में होता है या रात में होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव था, वो था सनलाइट। तो बच्चों सन रात में तो निकलेगा नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण बच्चों पौधों के अंदर कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधों के अंदर दिन में होता है। तो दिन के अंदर बच्चों और प्रकाश संश्लेषण की उन्हें ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे का एक साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। पेड़ की बात कर रहे हैं अपन, पेड़ बहुत बड़ा होता है तो उसको बहुत सारा भोजन चाहिए होता है। इसलिए क्या होता है बच्चों, जो पेड़ होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बच्चों क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ते होते हैं। मगर बच्चों जब रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो बच्चों रात में सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे भी कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और रात में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे होते हैं। इसको नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कि बच्चों आपने कभी ये देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन आता है कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो क्यों नहीं सोना चाहिए बच्चों? क्योंकि रात में क्या नहीं होता है बच्चों? आंसर क्या है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, अतः पौधे या पेड़ ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसलिए बच्चों रात में पेड़ के नीचे कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता तो बच्चों क्या कर रहे होते, वो रात के अंदर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा ले रहे होते। ये दोनों प्रोसेस बच्चों एक साथ चलती रहती हैं। एक साइड वो ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं श्वसन में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, दूसरी साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। दिन के अंदर बच्चों प्रकाश संश्लेषण बहुत अधिक मात्रा में होता है, इस वजह से बच्चों कंपैरेटिवली वो ज़्यादा ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर रख रहे होते हैं। मगर रात में जब उनकी ऑक्सीजन निकालने वाली जो प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, तो रात में वो सिर्फ एक काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का और ऑक्सीजन को लेने का। पादप भी मानव के समान ही श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गैसों का आदान प्रदान पादप में बच्चों हमने देखा था, गैसों का आदान प्रदान कौन कर रहा था, रंध्र कर रहे थे। बस दिन के समय बच्चों जब क्या हो जाता है, दिन के समय जब पादप अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो श्वसन में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तो बच्चों संश्लेषण में ही यूज हो जाती है, उल्टा उन्हें बाहर से और लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। अतः दिन के समय पौधे सिर्फ क्या छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मगर रात में बच्चों जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ऑक्सीजन गैस पौधे नहीं छोड़ते और उस समय सिर्फ श्वसन क्रिया होती रहती है। इस प्रकार पौधे रात में बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अब आगे देखेंगे बच्चों, तो हमने देख लिया पादपों में किस प्रकार से श्वसन होता है। अब है जलीय जीवों में किस प्रकार से श्वसन होता है। जलीय जीव सीधी सी बात है बच्चों, जल के अंदर रहते हैं तो वहां पर उन्हें ऑक्सीजन किस प्रकार से मिलती है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि जल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, जल के अंदर पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन रहती है। जलीय जीवों के अंदर बस क्या रहता है बच्चों, एक ऐसा मैकेनिज्म फिट रहता है, उन्हें कुदरत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा तंत्र दिया जाता है कि वो क्या करते हैं, जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को भी बच्चों अपने काम में ले लेते हैं। बच्चों हमारे अंदर पाए जाते हैं फेफड़े। फेफड़े क्या काम करते हैं बच्चों, वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम करते हैं। जबकि मछलियों के अंदर या जलीय जीवों के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं, गलफड़े, गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों क्या कर लेते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को भी बच्चों अपने काम में ले लेते हैं। इसको समझना बच्चों एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये।
जलीय जीवों में किस प्रकार से श्वसन होता है? जलीय जीवों में श्वसन के लिए क्लोम या फिर गिल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गलफड़े बोलते हैं। जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, अभी हमने देखा। मछलियां क्या करती हैं बच्चों? अपने मुंह के द्वारा जल अंदर ले लेती हैं अपनी बॉडी के अंदर और बलपूर्वक उसे अपने क्लोम्स तक, प्रेशर से उसको बच्चों अपने क्लोम्स तक पहुंचाती हैं। और क्लोम्स तक पहुंचाने के बाद में क्या कर लिया जाता है बच्चों? इस घुलित ऑक्सीजन को बच्चों किस में मिला लिया जाता है? जल में मिला दिया जाता है। मतलब इस घुलित ऑक्सीजन में से जल को क्या कर लेंगे बच्चों? वो निकाल लेते हैं। बेसिकली इसको आप ये करना, इस घुलित ऑक्सीजन में से, घुलित ऑक्सीजन में से, इस घुलित ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। ये हो गया बच्चों अपना जलीय जीवों में श्वसन। मानव श्वसन तंत्र। तो बच्चों मानव के अंदर श्वसन तंत्र होता है वो इस प्रकार से पाया जाता है बच्चों। हम सबसे पहले अपनी नासाद्वार से बच्चों हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद बच्चों श्वास नली में जाती है। श्वास नली के अंदर बच्चों अगर हम ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो बच्चों श्वास नली के अंदर हमारे कुछ उपास्थि के बने हुए, अस्थि नहीं है बच्चों, ये क्या है बच्चों? उपास्थि है। तो उपास्थि के बने हुए अर्थात कार्टिलेज, उपास्थि से बच्चों हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज के बने हुए बच्चों वलय, वलय का मतलब होता है बच्चों छल्ले, कार्टिलेज के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं। ये रहे बच्चों कार्टिलेज के बने हुए क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। ये जो श्वास नली होती है बच्चों, ये आगे जाकर के किस में बढ़ जाती है? आगे जाकर के बच्चों ये किस में बढ़ जाती है? श्वसनीय बढ़ जाती है। श्वसनीय आगे जाकर किस में बढ़ जाती है बच्चों? श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। और श्वसनिकाएं आगे जाकर के बच्चों किस में बढ़ जाती है? कूपिकाओं में बढ़ जाती है। ये हमारी एक कूपिका है बच्चों। श्वसन श्वसनिकाएं के बाद में देखो ये श्वसनिकाएं बच्चों यहाँ पर से, और श्वसनिका आगे जाकर किस में बढ़ गई बच्चों? ये क्या है? एक कूपिका। मानव श्वसन तंत्र में बच्चों निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? तो बच्चों सबसे पहले हमने देखा नासाद्वार। नाक के अंदर बच्चों क्या होता है? नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु नासाद्वार में उपस्थित महीन बालों द्वारा स्वच्छ हो जाती है। हमारे नाक के अंदर बच्चों क्या पाया जाता है? नासाद्वार के अंदर महीन रोम पाए जाते हैं और म्यूकस पाई जाती है, जो क्या करते हैं बच्चों? नासाद्वार के अंदर जाने वाली जो वायु होती है उसको स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। इससे शरीर में जाने वाली वायु, धूल और दूसरी अशुद्धियां क्या हो जाती हैं बच्चों? हट जाती हैं। इस मार्ग में बच्चों हमने बताया था एक श्लेष्मा की परत होती है, म्यूकस। श्लेष्मा यानी क्या होता है बच्चों? म्यूकस की परत होती है, जो कि इस काम में अर्थात सफाई के काम में क्या होती है बच्चों? सहायक होती है। अगला बच्चों हम देखेंगे ग्रसनी क्या कार्य करती है। इसके बाद में जो श्वास जाती है बच्चों नासाद्वार के बाद में कहाँ जाती है? ग्रसनी में। ग्रसिका से बच्चों वायु, नासिका से बच्चों वायु हमारी ग्रसनी में प्रवेश करती है और वहां से बच्चों वायु कहाँ पर जाती है? हमारे कंठ में जाती है। कंठ बच्चों जिसे हम बोलते हैं लैरिंक्स, जो हमारा बोलने का जो कार्य करता है बच्चों, ये जो हमारा कंठ होता है इसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। कंठ में बच्चों हमारे क्या पाया जाता है? कंठ के अंदर बच्चों हमारा एक वॉइस बॉक्स पाया जाता है, जिसके अंदर बच्चों कुछ बारीक बारीक तंतु होते हैं। हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है बच्चों, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ तंतु पाए जाते हैं। जब हम बोलते हैं बच्चों तो ये तंतुओं के अंदर क्या होता है बच्चों? कंपन होता है। क्या होता है बच्चों? तंतुओं में कंपन होता है, जिसके माध्यम से बच्चों ये जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, तो ये किस माध्यम से बोल रहा हूँ कि मेरे वॉइस बॉक्स के अंदर जो तंतु हैं बच्चों, उनके अंदर क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। कंपन होने की मदद से बच्चों हम क्या कर पाते हैं? किसी भी अल्फाज को, किसी भी शब्दों को बच्चों हम क्या कर पाते हैं? निकाल पाते हैं, शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं। इसकी सहायता से हम बोलते हैं। कंठ में बच्चों क्या होता है? एक होती है अस्थि, और अस्थि से थोड़ा सॉफ्ट होता है बच्चों क्या होता है? उपास्थि होती है बच्चों, जैसे हम कहते हैं कार्टिलेज। उसके बने हुए बच्चों सी आकार के हमने देखा था छल्ले पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों? श्वास नली को पिचकने से बचाने का कार्य करते हैं। अब बच्चों देखेंगे श्वास नली के बाद में बच्चों अगला क्या था हमारा? कंठ के बाद में बच्चों वायु श्वास नली में जाती है। श्वास नली बच्चों श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, और श्वसनिका बच्चों अनेक श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। ध्यान से देखना बच्चों, श्वास नली किससे बचे? हमारी जो श्वास नली है बच्चों वो किस में बढ़ जाएगी? हमारी श्वास नली श्वसनिकाओं में। और श्वसनिकाएं किस में बढ़ जाएंगी बच्चों? श्वसनियों में। और ये बढ़ जाएंगी बच्चों हमारी श्वसनिकाओं में। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारी श्वास नली श्वसनियों में बढ़ती है और श्वसनी हमारी श्वसनिकाओं में बढ़ती है। श्वसनिकाएं किस में बढ़ती है बच्चों? श्वसनिकाएं आगे जाकर के गुब्बारे जैसी, ठीक है ना, बलून जैसी संरचनाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? कूपिकाएं कहते हैं। एक कूपिका और बहुत सारी होती है, इसलिए हम कूपिकाएं कहते हैं। एल्वियोलाई बच्चों इन्हें कहा जाता है। कूपिका बच्चों एक गुच्छे के जैसा एक दूसरे से चिपकी होती है, मतलब कूपिका अलग अलग नहीं होती है बल्कि एक गुच्छे से चिपकी होती है और एक संरचना बनाती है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं? कूपिका कोश कहते हैं बच्चों। इनकी भित्ति जो रहती है बच्चों, अर्थात कूपिकाओं की दीवार होती है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बच्चों बहुत ज़्यादा पतली होती है। क्यों होती है? ताकि बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आती है, फेफड़ों के बाद में बच्चों ये हमारी कूपिकाओं तक आ जाती है,
कूपिकाएं फूल जाती हैं और कूपिकाएं बच्चों एक सतह उपलब्ध करवाती हैं जिससे गैसों का विनिमय का मतलब होता है बच्चों गैसों का एक्सचेंज हो सकता है, गैसों का एक्सचेंज हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का बच्चों जाल होता है। अर्थात बच्चों क्या देखा हमने कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारी नासाद्वार के बाद में हमारी श्वास नली, उसके बाद में हमारी श्वसनी और श्वसनी के बाद श्वसनिकाओं में प्रवेश कर जाती है। श्वसनिकाओं के बाद में वायु हमारी कहाँ जाती है? कूपिकाओं में पहुंच जाती है। कूपिकाएं बच्चों क्या होती हैं? कूपिकाएं हमारी रुधिर वाहिकाओं से जुड़ी हुई रहती हैं। अर्थात ये जो हमारी एक कूपिका है, एल्वियोलाई है, ये बच्चों किससे जुड़ी हुई रहती है हमारी? ये है हमारी बच्चों क्या? कूपिका। और ये बच्चों हमारी क्या है? रुधिर वाहिनी। इसको एक काम करते हैं बच्चों, रेड कलर से कर देते हैं। ये हमारी कूपिका हो गई थी बच्चों, और ये देखेंगे, देखो ये बच्चों इससे कनेक्टेड है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये कूपिकाएं क्या हो रही है? इससे कनेक्टेड है। ये बच्चों हमारी क्या है? रुधिर वाहिनी। ये क्या है बच्चों? हमारी कूपिका। तो बच्चों ये जब ऑक्सीजन हमारे कूपिकाओं के अंदर आती है तो ये हमारा इसके अंदर क्या बह रहा है बच्चों? ब्लड बह रहा है। तो ये ऑक्सीजन बच्चों कहाँ पर चले जाती है? यहाँ चले जाती है। और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये यहाँ पर चले जाती है। तो इनका एक्सचेंज हो सके इसलिए बच्चों इसकी ये जो दीवार है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग बच्चों मोटा होना चाहिए कि पतला होना चाहिए। अगर बच्चों हमें किसी चीज़ को आर पार करना तो वो चीज़ जितनी मोटी होगी आर पार होने में उतनी परेशानी रहेगी। इसीलिए बच्चों हमने देखा था कि ये जो हमारी कूपिकाओं की भित्ति होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है बच्चों? पतली होती है। ये हमारा पॉइंट यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं बच्चों के कूपिकाएं होती कैसी हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस प्रकार की होती हैं। आपने बच्चों अंगूर देखे होंगे, तो अंगूर कभी बच्चों एक अंगूर की तरह से, जो अंगूर का फल होता है वो एक एक अंगूर की तरह से नहीं होता। अंगूर का फल एक गुच्छे के रूप में पाया जाता है। एक अंगूर का अगर हम गुच्छा लेते हैं तो इसके अंदर बच्चों हम देखेंगे ध्यान से, एक अंगूर के गुच्छे के अंदर कई सारे अंगूर पाए जाते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, 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 ये रहा। ये सारे के सारे अंगूर बच्चों जिस प्रकार एक गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, इस प्रकार बच्चों सेम देखेंगे कि ये जो हमारी कूपिकाएं हैं, ये कूपिकाएं बच्चों एक गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। इस एक एक सिंगल से बच्चों हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर एक सिंगल से बच्चों हम क्या कह रहे थे? ये क्या है बच्चों? एक अंगूर है। और ये पूरे से बच्चों हम क्या बोलेंगे? अंगूरों का गुच्छा। इस प्रकार से बच्चों ये एक कूपिका है और पूरे से बच्चों हम क्या बोलते हैं? कूपिका कोश। ऐसा जगह, ऐसा कोश जहाँ कूपिकाएं होती हैं, कूपिका कोश। और इन कूपिकाओं से बच्चों ये देखेंगे बच्चों, ये क्या है बच्चों? हमारी रक्त वाहिनियाँ। कूपिकाओं से बच्चों कौन टच में रहती है? कूपिकाओं से कौन कांटेक्ट में रहती है? रक्त वाहिनियाँ। ये हो गया बच्चों हमारा कूपिकाएं। श्वसन की क्रियाविधि बच्चों, जब हम श्वास अंदर लेते हैं बच्चों, जब हम सांस को अंदर लेते हैं बच्चों, तो हमारे वक्ष गुहा का, छाती का आयतन बढ़ता है या फिर हमारा आयतन घटता है? तो बच्चों हम सीधी सी बात है, जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस में हमारी वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो पसलियां ऊपर की तरफ आती है, नीचे की तरफ पसलियां ऊपर की तरफ आती हैं। सेम पॉइंट बच्चों जो आपको पता, वही पॉइंट इसके अंदर क्या किए गए बच्चों? समझाए गए हैं। क्या क्या हो रहा है देखेंगे ध्यान से। जब हम श्वास अंदर लेते हैं बच्चों तो हमारी पसलियां किधर? ऊपर की ओर उठती हैं। और बच्चों हमारा डायफ्राम, ये जो नीचे का हिस्सा होता है पट्ट बच्चों, पसलियों के नीचे का हिस्सा, इसे बोलते हैं बच्चों डायफ्राम। पेट से ऊपर का और पसलियों से जस्ट नीचे का जो भाग होता है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। तो डायफ्राम बच्चों चपटा हो जाता है, जिससे बच्चों वक्ष गुहा अर्थात छाती का आयतन बच्चों हमारी का क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इस कारण बच्चों क्या हो जाता है? वायु फेफड़ों के अंदर ले ली जाती है और कूपिकाओं को भर लेती है। अब बच्चों ब्लड क्या काम करता है? ब्लड हमारा बचे हुए शरीर से क्या लेकर के आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएगा और कूपिकाओं में उसको छोड़ने के लिए, क्यों लेकर के आ रहा? कूपिकाओं में छोड़ने के लिए। अब हमने देखा था बच्चों कि ये हमारी अगर एक कूपिका थी और कूपिका के साथ में टच में बच्चों हमारी क्या थी? कूपिकाओं के टच में बच्चों हमारी क्या थी? ये हमारी थी ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी। ये बच्चों क्या थी? हमारी कूपिका। ये बच्चों क्या थी? हमारी रक्त वाहिनी। कूपिकाओं के अंदर बच्चों क्या है? कूपिकाओं के अंदर बच्चों ऑक्सीजन है। कूपिका कौन सी गैस लेकर के आ रही है? ऑक्सीजन। और ये जो ब्लड है ये कौन सी गैस लेकर के आ रहा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। दिख रहा है?
अब बच्चों रुधिर क्या करता है, बचे हुए पूरे शरीर में रुधिर बहेगा। और जो बच्चों हमने देखा था कि श्वसन में, हमारी कोशिकीय श्वसन में हमने देखा था कि प्रत्येक कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज टूट रही थी तो क्या बन रही थी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रुधिर शरीर की सारी कोशिकाओं से बच्चों कांटेक्ट में रहता है, तो सारी कोशिकाओं से वो क्या करता है बच्चों, से रुधिर बह रहा, तो सारी कोशिकाओं से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता जा रहा। सारी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, सारी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गई, और ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई, ब्लड के अंदर। ब्लड क्या करेगा, इसको अपने में नहीं रखेगा, ब्लड कहाँ पर लेकर के आ रहा, कूपिकाओं तक छोड़ने के लिए। कहाँ के लिए लेकर के आ रहा बच्चों ब्लड, इसको कूपिकाओं में छोड़ने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगी बच्चों, कूपिकाओं छोड़ने के लिए ब्लड ले आएगा। ब्लड क्या करेगा बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों कहाँ पर छोड़ देगा बच्चों, कूपिकाओं में छोड़ देगा। कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों क्या करेगा, ये कूपिकाओं में छोड़ देगा, और ऑक्सीजन को ये क्या करेगी, कूपिका ब्लड में छोड़ देगी। कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में और ऑक्सीजन ब्लड में। ये रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका में छोड़ देता है और कूपिका से ऑक्सीजन को ले लेता है। अब ये ब्लड आगे बहेगा, तो जैसे ये सारी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता 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 आया था, अब ये वापस जाएगा तो सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता देता चलेगा। शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय, यानी एक पूरी सांस लेने के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फेफड़े हमेशा वायु का अपशिष्ट आयतन रखते हैं। अर्थात बच्चों फेफड़े क्या रखते हैं, ऐसा नहीं है पूरी हम वायु निकाल लेते हैं, कुछ आयतन बच्चों हमेशा वायु का फेफड़ों के अंदर बचा रह जाता है, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने के लिए बच्चों क्या मिल जाता है, पर्याप्त समय मिल जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने पास में हमेशा एयर रखते हैं कि जिससे इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, किस चीज़ के लिए, हमारी ऑक्सीजन को हमारे अब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। ये हो गया बच्चों हमारा श्वसन की क्रियाविधि। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा था अभी अभी किस प्रकार से हमारा जो पूरा चक्र हो रहा था, वही क्या बच्चों, इसी सेम प्रोसेस को बच्चों क्या किया गया, यहाँ पर रिपीट किया गया। ये हमारी बच्चों क्या है, एक एल्वियोलाई हमने देखी थी, और बच्चों देखो ये एल्वियोलाई के ऊपर देखो ये पूरी चिपकी हुई है आपस में। ये क्या है बच्चों, ये वैसे एल्वियोलाई है, और इसके ऊपर ये जो एक जाल सा है बच्चों, ये क्या हमारी रक्त वाहिनियों का क्या है बच्चों, इसके ऊपर एक जाल बिछा हुआ है। क्या है बच्चों, रक्त वाहिनियों का इसके ऊपर जाल बिछा हुआ है। अब हम ध्यान से देखेंगे, जब ब्लड आता है बच्चों, ये हमारी एक एल्वियोलाई है, इसके अंदर बच्चों ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर नहीं होती है। ब्लड के अंदर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन नहीं होती है। तो बच्चों ब्लड क्या काम करता है, ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या कर देता है, कूपिकाओं में दे देता है, और इस ऑक्सीजन को कूपिकाओं से ले लेता है। ये बच्चों प्रोसेस होती है हमारी पूरी श्वसन की। मानव में रक्त ऑक्सीजन को किस प्रकार से लेकर के जाता, मतलब बच्चों में रक्त है, ये रक्त आखिर लेकर के जा कैसे रहा है। ये रक्त के पास में ऐसी कौन सी शक्ति है कि ये रक्त हमारी ब्लड को हमारे ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को, साथ में रक्त हमारा ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के चला जाता है। तो बच्चों हमारे रक्त के अंदर बच्चों क्या पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना, एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। मानव रक्त में बच्चों एक विशिष्ट श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ होता है बच्चों, ये हमारे लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी में बच्चों हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है, पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, अर्थात ऐसा प्रोटीन जिसमें आयरन उपस्थित होता है। ऐसा प्रोटीन जिसमें आयरन क्या होता है बच्चों, उपस्थित होता है। ये बच्चों ऑक्सीजन से जुड़ता है। कौन जुड़ता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है और ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। ये हीमोग्लोबिन फेफड़ों की वायु से, जो फेफड़ों के अंदर कूपिकाओं में वायु थी, उससे ऑक्सीजन ले लेगा और सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। फिर बच्चों ये ध्यान रखना हमको, हीमोग्लोबिन की बंधुता अर्थात जो जुड़ने की टेंडेंसी होती है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन के लिए बच्चों क्या होती है, अधिक होती है। मगर बच्चों ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में ज्यादा विलय होता है, अर्थात अच्छी तरह से मिलता कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में। बच्चों ये हमने देखा था, वही जो हमने पूरा देखा उसी को बच्चों एक बार रिपीट किया गया। जब बच्चों वायु आएगी हमारे फेफड़ों के अंदर, कैसी वायु आएगी बच्चों, ऑक्सीजन वाली वायु आएगी। ऐसी हमने सांस ली, इसके अंदर ऑक्सीजन है। ये वायु बच्चों कहाँ पर आ जाएगी, कूपिकाओं में। कूपिकाओं के पास कौन है बच्चों, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियों में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन जो रहेगी बच्चों, ये आरबीसी में जब हमारे जो रक्त है ऑक्सीजन से बच्चों कूपिकाओं में पहुंच जाए, ऑक्सीजन कूपिकाओं में पहुंच जाएगी, कूपिकाओं से रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी और रक्त वाहिनियों से ये रक्त में पहुंच जाएगी। वहां पर क्या होगा बच्चों, ये ऑक्सीजन आरबीसी में बच्चों हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के बनाती है बच्चों HbO2, जिसका नाम होता है बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं।
अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों कहाँ जाएगा, धमनियों द्वारा इसको कहाँ पहुँचा दिया जाएगा बच्चों, हमारे धमनियों द्वारा इस ऑक्सीजन को बच्चों सारे ऊतकों में पहुँचा दिया जाएगा। ऊतकों का मतलब अर्थात ऊतक क्या होते हैं बच्चों, कोशिकाओं से मिलकर के होते हैं, अर्थात सभी कोशिकाओं में पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा बच्चों। ऑक्सीकरण से क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद में क्या हो जाता है, अब हमारे ऊतकों में कोशिकाओं में बच्चों क्या है, ऊतकों का मतलब बच्चों कोशिकाएं, याद रखना, अर्थात अब हमारी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रोसेस को दोबारा देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे फेफड़ों के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, ये कहां पर पहुंच गई, कूपिका में। कूपिका से कहां पहुंच गई, रक्त वाहिनियों में। रक्त वाहिनियों से कहां पहुंच गई बच्चों, रक्त में। रक्त में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन किससे मिलेगी, आरबीसी से मिलकर के क्या बना देगी, HbO2। फिर ये ऑक्सीजन हमारे जो रक्त वाहिनियां ये कहां पर लेकर के जाएंगी बच्चों, इसको धमनियों द्वारा ऑक्सीजन को हमारे HbO2 को कहां पर पहुंचा दिया जाएगा, ऊतकों में, अर्थात ऊतकों का मतलब कहां पर, कोशिकाओं में। कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ देंगी, ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बना देंगी, CO2। जो पीछे पड़ा बच्चों वही की वही है। ये CO2 जो हमारी कोशिका में बनी है बच्चों, ये कहां पर निकल जाएगी, रक्त वाहिनियों में। रक्त वाहिनियों से कहां पहुंच जाएगी, CO2 रक्त में पहुंच जाएगी। रक्त के बाद में बच्चों कहां पहुंच जाएगी, फेफड़ों द्वारा कूपिकाओं पहुंच जाएगी। कूपिकाओं से बच्चों क्या हो जाएगी, फिर इस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाएगा, मोचन, नाक से बच्चों बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपके बच्चों पीछे वाला समझ में आ गया तो बच्चों इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव में श्वसन क्रिया बच्चों ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, मगर फिर भी हम दोबारा देख रहे हैं कि मानव में जो श्वसन क्रिया के अंदर जो हमने दो पार्ट देखे थे सांस लेने के, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, इनहेल के अंदर बच्चों वक्षीय गुहा फैलती है, छाती का आयतन बढ़ता है, और उच्च वसन जब सांस छोड़ देते हैं तो बच्चों छाती का आयतन सिकुड़ता नहीं है, पहले जैसी स्थिति में अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, वक्ष गुहा फैलेंगी तो पसलियों से जुड़ी हुई पेशियां सिकुड़ेंगी ताकि छाती का आयतन बढ़ जाए, और इसमें बच्चों पसलियों की जुड़ी हुई पेशियां क्या हो जाती है, शिथिल यानी वापस से ढीली हो जाती है। इससे वक्ष छाती ऊपर की ओर और बाहर की ओर, सांस लेने में बच्चों हमारी छाती ऊपर और बाहर, पहले ऊपर और थोड़ा बाहर, इस प्रकार से गति करती है। इसमें वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, गुहा में बच्चों वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। इसके अंदर बच्चों क्या हो जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु क्या होती है बच्चों, फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ये होगी बच्चों हमारी मानव की श्वसन की क्रिया। आज के लिए बच्चों हमारा इतना ही, और ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगली क्लास बच्चों हमारे आएगी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र की, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि ब्लड जो होता है हमारा, ये हमने देखा कि ये हमारी कूपिकाओं तक आ रहा था, कूपिकाओं के बाद में शरीर की सभी कोशिकाओं तक जा रहा था। तो ये ब्लड आखिर शरीर की सभी कोशिकाओं तक किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से सारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, क्या क्या काम करता है। रक्त हमारा शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, हृदय इसको कैसे पंप करने का कार्य करता है, RBC क्या होती है, WBC क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम अगली हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास का अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।